ठीक है, ये देखो मैंने आपको बताया कि भुवनमल, कदमवास और कर्पूरी देवी, इन तीनों के सानिध्य में या संरक्षण में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, यहां देखो, इसको समझने के लिए पृथ्वीराज चौहान की चुनौतियां क्या थी। तो देखो, पहली बात तो ये थी कि ये एक अल्पवयस्क शासक था। ठीक है, दूसरा, इसके लिए बड़ी चुनौती जो थी वो थी कि अजमेर की उत्तरी पश्चिमी जो सीमा थी, उस उत्तरी पश्चिमी सीमा से मोहम्मद गौरी के आक्रमण, इसके लिए बड़ा खतरा था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के आक्रमणों से जो खतरा था उसके लिए बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा इसको चुनौती थी किससे? नागार्जुन से। यह विग्रह राज का पुत्र था या इसका चचेरा भाई कह सकते हैं। तो आंतरिक खतरा किससे था? नागार्जुन जो है वो इसका विद्रोही था। इसके अलावा एक अपन भंडानक जाति पढ़ते हैं जिसे इसने बाद में यूपी की तरफ खदेड़ने में सफलता हासिल की थी। तो भंडानक जो है वो इसके विद्रोही थे। इसके अलावा जैसे पृथ्वीराज चौहान की शपथ से पहले दिल्ली किसके कब्जे में आ चुकी थी? चौहानों के कब्जे में आ चुकी थी। ठीक है, तो उस दिल्ली को लेकर जो कन्नौज का गैडवाल नरेश, जिसको अपन किस नाम से पढ़ते हैं? जयचंद। एक्चुअल में इन दोनों के बीच में जो संघर्ष था वो किसको लेकर था? दिल्ली को लेकर था। बाकी जैसे अपन पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे चंद्रवरदाई का, तो वो दिल्ली को इसका रीजन नहीं मानता है, दिल्ली को इसका कारण नहीं मानता है। तो जो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का जो प्रेम प्रसंग जो है वो गढ़वाल नरेश जयचंद की पुत्री बताई जाती है। तो एक्चुअल में जिस पृथ्वीराज चौहान के बारे में पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने जो लिखा है उसमें अधिकांश चीज़ें कैसी हैं? काल्पनिक है। अब जैसे वो घटनाक्रम आज अपन भाट साहित्य से तुलना करते हैं तो बहुत सारा ऐसा भी लगता है कि उसमें कटपेस्ट चीज़ें भी हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ इससे जो तनाव था वो किसको लेकर था? किसको ले? दिल्ली को लेकर। ये दोनों ही किस पर राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा चंदेल नरेश, परमर्दी देव। चंदेल नरेश कौन था? परमर्दी देव। इससे इसकी सीमाएं लगती थी तो इनके बीच भी तनाव की स्थिति थी। चालुक्यों से इसका तनाव था। किससे था? चालुक्यों से तनाव क्यों था? तो चालुक्य नरेश उस समय भीमदेव सेकंड थे और आबू नरेश उस समय। यहां इन दोनों के बीच विवाद का कारण कौन था? ये शब्द आपको इतिहास में मिलेगा, इच्छिनी। ये आबू के सांखला परमार की पुत्री थी जिससे पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव दोनों क्या करना चाहते थे? शादी करना चाहते थे, भीमदेव सेकंड। उसको लेकर इनका तनाव बढ़ा। हालांकि इनके बीच जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला। तो कुल मिलाकर देखो, एक ऐसे समय में इसका शासनकाल रहा है कि चारों तरफ इसके लिए तनाव ही तनाव था। और ऐसी स्थिति में एक कट्टर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की इच्छा, विस्तारवादी नीति का पोषक, तो कैसे टाइम में इसने मतलब विस्तार की कल्पना की जब चारों तरफ इसने दुश्मन खड़े कर रखे थे। ऐसी सिचुएशन में उसने अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई थी। तो ये
व्हील वैगन, ये जो चार्ट है वो आपको सारी स्थिति बता रहा है। ठीक है, तो इसमें नीचे एक लाइन लिखोगे आप, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान एक पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक अल्पवयस्क अवस्था में ऐसे समय हुआ जब उसके चारों ओर शत्रु खड़े थे, चारों ओर शत्रु खड़े थे, जिनके बीच वह अपने साम्राज्य विस्तार का सपना देख रहा था, जिसके बीच वह अपने साम्राज्य के विस्तार का सपना देख रहा था। ठीक है, क्या है? तो इसमें नीचे पहला नंबर 1 नागार्जुन, पहला सवाल जो है वो किस पर है? नागार्जुन। और इसमें लिखो बिसलदेव चतुर्थ के पुत्र, सॉरी विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव लिख लो सीधा। बिसलदेव के पुत्र नागार्जुन को लेकर आंतरिक कलह का शिकार था। जिसे पृथ्वीराज ने आसानी से दबा दिया, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उसे। ठीक है, दूसरा भंडानक, ये सतलज नदी के आसपास बसने वाली एक जाति थी और इनकी दुश्मनी क्या थी? विग्रहराज चतुर्थ ने, विसलदेव ने इन लोगों को पराजित किया था और विसलदेव की मृत्यु के बाद सतलज के पार ये अजमेर की सीमाओं के आसपास आकर बस गए थे और वहां कब्जा करने की सोच रहे थे। विशेष तौर से इनका जो गुड़गांव और हिसार क्षेत्र है उसको इन्होंने कब्जे में कर लिया था, तो इनको ये खदेड़ने में बड़ी आसानी से सफल हो गया था। तो आप इसमें लिखो बिसलदेव से पराजित भंडानक जाति, बिसलदेव से पराजित भंडानक जाति अजमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा करने लग गई थी। अजमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा करने लग गई थी। जिन्हें पृथ्वीराज भगाने में कामयाब रहा। तो देखो, नागार्जुन के विद्रोह को दबा दिया और भंडानकों के विद्रोह को दबा दिया। कई बार पूछ लेते, भंडानकों के विद्रोह को जिस चौहान शासक ने भोगा है वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। फिर इसमें महोबा विजय या तुमुल युद्ध भी लिखा हुआ हो सकता है। महोबा विजय या तुमुल युद्ध, महोबा विजय या तुमुल युद्ध क्या है ये? चंदेल शासक, ये चंदेलों के साथ इसकी लड़ाई थी। चंदेल शासक परमर्दी देव पृथ्वीराज के सैन्य अभियानों में चंदेल शासक परमर्दी देव
पृथ्वीराज के सैन्य अभियानों में बार बार दखल कर रहा था, बार बार दखल कर रहा था, जिसे 1182 ईस्वी के 1182 ईस्वी के तुमुल युद्ध में पृथ्वीराज ने पराजित किया। तो तुमुल युद्ध जो है वो परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1182 में हुआ था। विजय कौन रहा? पृथ्वीराज। ठीक है, यहां देखो 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो आला व उदल, आला व उदल कौन थे? आला व उदल तुमुल युद्ध में परमर्दी देव के सेनापति थे और दोनों की ही जान गई थी। इनका संबंध इसी युद्ध से है। और एक नाम पुंजन राय। तो देखो ये तुमुल युद्ध विजय के बाद, या इसको महोबा विजय कहते हैं, इस विजय के परिणाम स्वरूप जो क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में है वो कौन सा था? महोबा। तो वहां अपना सामंत या अपना अधिकारी पृथ्वीराज चौहान ने नियुक्त करके जिसे छोड़ा वो कौन था? पुंजन राय। ठीक है, देखो इस युद्ध से जो क्षेत्र मिला वो था महोबा। तुमुल विजय और महोबा विजय के तुमुल उस युद्ध का नाम है, तो आप इसमें लिखेंगे इस युद्ध में परमर्दी देव के सेनापति आला व उदल की मृत्यु हुई। तथा इसके बाद पृथ्वीराज ने महोबा का अधिकारी पुंजन राय को नियुक्त किया। महोबा का अधिकारी पुंजन राय को नियुक्त किया। देखो एक के बाद एक इसको सफलताएं मिल रही हैं। थोड़ा सा एक कॉमन सेंस में समझ रहे ना, जो इसकी प्रॉब्लम थी और उनका सॉल्यूशन इसको मिल रहा था। तो इस प्रकार उसने किससे निपट लिया? चंदेलू से निपट लिया, विजय हासिल कर ली, महोबा को अपने नियंत्रण में ले लिया, उनकी सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। फिर अगला सवाल आता है चालुक्य चौहान संघर्ष। चालुक्य चौहान संघर्ष। चालुक्य चौहान संघर्ष में अपन क्या देखते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भीमदेव सेकंड चालुक्य नरेश था। भीमदेव सेकंड क्या था? चालुक्य राजवंश से बिलोंग करता था और वो सांखला परमार कहाँ का था? सिरोही का। सांखला परमार की पुत्री से कौन शादी करना चाहता था? भीमदेव सेकंड। कौन था? चालुक्य था। चालुक्यों का राज उस समय कहाँ था? गुजरात में। तो सिरोही जो है वो अपने आज भी राजस्थान और गुजरात की सीमा पर है। ठीक है, उस राजकुमारी का नाम क्या बताते हैं? इच्छिने। ठीक है, इससे शादी करके पृथ्वीराज चौहान इसे अजमेर तो ले आया, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए चालुक्यों के साथ चौहानों का संघर्ष शुरू हो गया था। ठीक है ना। लड़ाई की जड़ दर्शन में लिखा था जर जोरू और जमीन। 3 ही तो होते हैं, जर जोरू और जमीन। तो ये एक संघर्ष जो है चालुक्यों के साथ पृथ्वीराज चौहान ने और खड़ा कर लिया। ठीक है, तो इसमें लिखो आप चालुक्य नरेश भीमदेव सेकंड आबू के सांखला परमार की पुत्री। चालुक्य नरेश कहाँ का था? गुजरात लिख लेना, याद नहीं रहे तो। गुजरात के चालुक्य नरेश भीमदेव सेकंड आबू के सांखला परमार की पुत्री, आबू के सांखला परमार की पुत्री इच्छिनी से विवाह करना
चाहता था, इच्छिनी से विवाह करना चाहता था, लेकिन इससे पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया। जिससे चालुक्य चौहान संघर्ष का प्रादुर्भाव हुआ या शुरुआत हुई। चालुक्य चौहान संघर्ष की शुरुआत हो गई। अगला देखो, गढ़वाल चौहान संघर्ष। गढ़वाल चौहान संघर्ष। तो गढ़वाल नरेश कहाँ के थे? कन्नौज के। ठीक है, तो यहां देखो वास्तविक कारण जो है वो आधुनिक इतिहासकार जो मानते हैं वो किसको मानते हैं? तो देखो आपको दो चीजें मिल सकती हैं। इसका रीजन दिल्ली पर अधिकार था, ये आधुनिक इतिहासकार मानते हैं। लेकिन अपन पृथ्वीराज रासो को पढ़ें। किसको? पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने रचा है, उसमें अगर इस संघर्ष का कारण माने तो अपन जयचंद की पुत्री संयोगिता, जयचंद कन्नौज का शासक था, जयचंद की पुत्री संयोगिता। तो वास्तविक जो रीजन है वो तो ये है। अब ये पृथ्वीराज रासो में अपन जो काल्पनिक कथा पढ़ते हैं वो तो आपको पता ही है क्या था। क्या है वो कहानी? ये पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने जिस कहानी को लिखा है वो भाट साहित्य में कुछ कहानियां लिखी गई हैं, उनसे मैच करती है। इसलिए आधुनिक इतिहासकार ये मानते हैं कि उसने कहीं ना कहीं कटपेस्ट किया उस स्टोरी को। क्या था उसमें? उसमें उसने ये लिखा है कि जयचंद की पुत्री जो है उससे पृथ्वीराज चौहान क्या करता था? प्यार करता था और वो उससे विवाह करना चाहता था। लेकिन इस शादी को विफल करने के लिए जयचंद ने आनंद फानन में जिस यज्ञ का आयोजन किया वो क्या था? राजसूय यज्ञ। वो किस लिए? संयोगिता के संवेवर के लिए। तो आसपास के जितने भी राजपूत शासक थे, नरेश थे, सामंत थे, सरदार थे, सबको उस संवेवर में शामिल किया था। मतलब इनमें से किसी को भी वो शादी करना चाहेगी उसके गले में वरमाला डाल देगी, ऐसा इस यज्ञ का क्या था? अनुमान था। और सबको बुलाया सिवाय किसके? पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, अब जहां राष्ट्रीय यज्ञ में प्रवेश करने वाले लोग जूते उतार कर अंदर जा रहे थे, उन जूतों के पास में पहरेदार के रूप में एक लोहे की प्रतिमा पृथ्वीराज चौहान की, मतलब एक बॉडीगार्ड या चौकीदार के रूप में वो लोहे की प्रतिमा उसने अपने गेट के ऊपर लगवा दी। तो जब संवेवर का समय आया तो संयोगिता ने जैसे ही वरमाला उस धातु की मूर्ति पर डाला, इतने में पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गया था और उसका अपहरण या उठा के उसको ले आया था। ये किसकी रची हुई कहानी है? चंद्रबरदाई की। ठीक है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन वास्तव में जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाद में ये कथानक जो है वो 16वीं शताब्दी का जो भाट साहित्य है उसमें बहुत सारे ऐसे काल्पनिक घटनाएं जो अपने को देखने को मिलती हैं। तो इसको अपन प्रमाणित नहीं मान सकते। लेकिन उस समय की हिस्ट्री को अपन देखें तो वो दोनों ही किसके इच्छुक थे? दिल्ली के इच्छुक थे। हैं? यहां तो आप इसमें लिखो, गढ़वाल नरेश, जयचंद व पृथ्वीराज चौहान दोनों ही दिल्ली पर अधिकार के इच्छुक थे। दोनों ही दिल्ली पर अधिकार के इच्छुक थे। अतः इनके बीच संघर्ष अवसंभावी, अवसंभावी का मतलब निश्चित तौर पर अवसंभावी घटित
होने वाली घटना थी, असंभावी घटित होने वाली घटना थी, मतलब जिसे रोका नहीं जा सकता था, ऐसा उस टाइम की परिस्थितियों को देखकर हम मान सकते हैं। यह तो है वास्तविक रीजन। लेकिन चंदबरदाई पृथ्वीराज रासों में, चंदबरदाई पृथ्वीराज रासों में जयचंद की पुत्री संयोगिता के संवेवर हेतु जयचंद की पुत्री संयोगिता के संवेवर हेतु आयोजित राजसूय यज्ञ की घटना को इस संघर्ष का कारण बताता है, कि घटना को इस संघर्ष का कारण बताता है, इस संघर्ष की घटना का कारण बताता है। तो इनके बीच संघर्ष जो था वो संयोगिता विवाद को लेकर शुरू हुआ था, जबकि वास्तव में क्या था, दिल्ली को लेकर। फिर ऐसी सिचुएशन में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसका राज्याभिषेक 1177 से 1192 तक इसका शासनकाल रहा। इसके पैरेलल कल जिस गजनी साम्राज्य की मैं बात कर रहा था, जिसकी स्थापना किसने की थी, अल्पतगीन ने, और जहाँ का शासक पहले महमूद गजनवी था, और इससे जस्ट पहले, इसके राज्याभिषेक से जस्ट पहले 1173 ईस्वी में गजनी के शासक की शपथ किसने दी थी, हैं, मोहम्मद गौरी ने। किसने ली थी, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो है, उसका दबाव जो है वो अफगानिस्तान क्षेत्र से भारत पर बढ़ रहा था, और भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से किसकी लगती थी, पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की लगती थी, जिसे हम एक उस टाइम की घटना ही मान सकते हैं कि वो भी साम्राज्य का इच्छुक था और ये भी साम्राज्य का इच्छुक था। अभी मैंने आपको बताया कि ये साम्राज्यवाद के मामले में बहुत बुखड़ था। कौन, पृथ्वीराज चौहान। और मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमणों का कारण भी मैंने क्या बताया है, साम्राज्य विस्तार। तो इन दोनों की टक्कर जो है वो भी एक असंभावी घटना थी। दोनों साम्राज्य की विस्तार नीति को धारण करने वाले शासक थे। तो आप इसमें लिखो पृथ्वीराज के राज्याभिषेक से पहले 1173 ईस्वी में 1173 ईस्वी में गजनी का शासक मोहम्मद बिन साम गोरी, ये पूरा नाम था इसका, मोहम्मद बिन साम गोरी बना, मोहम्मद बिन साम गोरी बना। ठीक है, ठीक है। दोनों ही साम्राज्य विस्तार के इच्छुक थे, दोनों ही साम्राज्य विस्तार के इच्छुक थे तथा दोनों के राज्यों की सीमाएं लगती थी। तो पड़ोसी तो बाढ़ काटेगा। दोनों ही साम्राज्य विस्तार के इच्छुक थे तथा दोनों के राज्यों की सीमाएं लगती थी। आगे समझ जाओगे, मतलब इनका झगड़ना लगभग तैसा ही था। इसी को लेकर दोनों के बीच 1186 से लेकर 1191 के बीच 1186 से लेकर 1191 के बीच 91 के बीच मोहम्मद गौरी चौहान से कई बार परास्त हुआ। आखिरी लड़ाई तो जीती थी गौरी ने, तो तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गौरी चौहान से कई बार पराजित हुआ।
कई बार पराजित हुआ। देखो कई बार पराजित हुआ, इट मीन्स वी कांट डिसाइड। अब तक हमें जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर हम नहीं कह सकते कि कितनी बार पराजित हुए, लेकिन इन पराजयों की संख्या अलग अलग साहित्य में 7 से लेकर 24 बार तक मिलता है। कुछ जो स्रोत अपने को मिले हैं या प्रमाण अपने को मिले उनमें लिखा हुआ है कि इस ड्यूरेशन में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कितनी बार पराजित हुआ, 7 बार। जबकि पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने जो लिखा है वो कह रहा है कि इस अवधि में वो 24 बार पराजित हो चुका था। ठीक है, तो कितनी बार पराजित हुआ छोटी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आरएस और स्कूल लेक्चरर वगैरह में ये चीज पूछ सकते हैं। तो आप इसमें कोष्टक में लो, जिनकी संख्या पर विवाद है, कोष्टक में लिख लो कितनी बार पराजित हुआ, इनकी संख्या पर क्या है, विवाद है। ठीक है, हमीर महाकाव्य, पहला हमीर महाकाव्य कितनी बार पराजित मानता है, 7 बार। लिखते जाओ आप इनको, हमीर महाकाव्य 7 बार। पृथ्वीराज प्रबंध, पृथ्वीराज प्रबंध कहता है 8 बार हारा। सुरजन चरित कहता है 21 बार हारा। सुरजन चरित कहता है 21 बार हारा। और प्रबंध चिंतामणि को अपन पढ़ें तो इसमें लिखा मिलेगा 23 बार हारा, 23 बार हारा। और पृथ्वीराज रासो कहता है 24 बार। पृथ्वीराज रासो कहता है 24 बार। छोटी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हार की संख्या तराइन के सेकंड युद्ध से पहले की पूछी जाएगी तो उसमें रेफरेंस किसी स्रोत का दिया जाएगा। तो छोटे एग्जामिनेशंस में स्रोत का रेफरेंस देके ऐसा नहीं पूछ सकते। फिर भी बाय द वे 1% बात यहाँ से भटकती है, तो केवल और केवल आपसे क्या पूछ सकते हैं, पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कितनी बार पराजित हुआ, 24 बार। और पृथ्वीराज रासो ये कहता है कि तराइन का दूसरा युद्ध, ये कौन सी लड़ाई थी, 25वीं लड़ाई थी। तो 24 बार विफल होने के बाद 25वीं लड़ाई, समझ गए आप, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें आपसे जो सवाल पूछ सकते हैं वो है 2 लड़ाइयां इनके बीच लड़ी गई थी, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, जिनके बारे में अपने पास उल्लेख है। तो आप इसमें लिखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। बताने की जरूरत नहीं है ना कब हुआ था, है 1191 ईस्वी। किस किस के बीच लड़ा गया, गौरी और चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। विजयी कौन हुआ, पृथ्वीराज चौहान। भाई 91 तक की तो बात कर रहे हैं, बाणों वाले में आ रहा था वो, तो ये आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखो, इससे पहले देखो, अब यहां देखना कंफ्यूज क्या किया जाता है कई बार। जैसे इससे जस्ट पहले एक सरहिंद का जो युद्ध है मोहम्मद गौरी ने लड़ा था, वो हालांकि पृथ्वीराज चौहान से संबंधित नहीं है, लेकिन सरहिंद के युद्ध की विजय जो है वो मोहम्मद गौरी को तराइन का प्रथम युद्ध लड़ने के लिए हौसला देती है। क्योंकि तराइन कहाँ पड़ता है, आज की डेट में कहाँ पड़ता है, तराइन का मैदान हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अभी, जिसको अपन कुरुक्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक आने का उसको मौका मिला, इसका मतलब वो पीछे से जीता। तो सरहिंद की जो विजय है
उस विजय के बाद उसको पृथ्वीराज चौहान से तराइन के इस मैदान में लड़ने का मौका मिला। यहाँ पहला सवाल, तराइन के युद्ध से पहले, तराइन के युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने सरहिंद पर आक्रमण कर, सरहिंद पर आक्रमण कर वहां का दुर्ग जीता, वहां का दुर्ग जीता तथा उस पर काजी जियाउद्दीन को कब्जा सौंपा। मतलब यहां तक तो आ ही गया मैं, काजी जियाउद्दीन को कब्जा सौंपा और उसके बाद वो अजमेर की ओर बढ़ा। तो तराइन के प्रथम युद्ध से पहले जो बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की ओर उसकी मानी जाती है वो कौन सा युद्ध है? सरहिंद का युद्ध है। ठीक है, अब इसमें लिखो, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ तोमरवंशी सामंत गोविंदराज, तोमरों का राज उस समय दिल्ली पर था, दिल्ली के सामंत थे ये तोमरवंशी सामंत, क्योंकि दिल्ली तो किसके कब्जे में थी? चौहान के कब्जे में थी। तोमरवंशी सामंत गोविंदराज ने दिया, तोमरवंशी सामंत गोविंदराज ने दिया। देखो, कहा जाता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने मैदान छोड़ा, इससे पहले गोविंदराज ने उसके शरीर के ऊपर गंभीर घाव कर दिए थे और पृथ्वीराज चौहान चाहता तो उसका पीछा करके उसको पकड़कर मार भी सकता था उसको। ठीक है, कोष्टक में लिख लो इसके, मोहम्मद गौरी पर कटार से वार किया, मोहम्मद गौरी पर कटार से वार। तराइन के प्रथम युद्ध में किसने किया? गोविंदराज ने, जो तोमर वंश से बिलोंग करता था और दिल्ली का सामंत था ये उस समय। इन दोनों की सीधी मुठभेड़ हुई थी ना, तो मोहम्मद गौरी ने भी इस पर वार किया था, इसके 2 दांत टूट गए थे। किसके? गोविंदराज के। ठीक है, तो ये दोनों आपस में काफी उलझे थे और उसके बाद में गौरी की सेना जो है वो मैदान छोड़ के भाग गई थी। भागने के बाद देखो पीछे किसको छोड़ के आया था ये? जियाउद्दीन काजी को। कहाँ? सरहिंद के। तो ये तो सरहिंद को पार करके आगे निकल गया था। फिर पृथ्वीराज चौहान किसको पकड़ के ले आया? अजमेर ले आया था। किसको? और उसके पास जितना धन था मोहम्मद गौरी का वो पूरा उसे छीन लिया और उसको फिर भगा दिया यहाँ से। मतलब इतिहासकार इस घटना को, मतलब उसका पीछा नहीं करना, उसकी हत्या नहीं करना पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी भूल मानते हैं। ठीक है, युद्ध के बाद काजी जियाउद्दीन को पृथ्वीराज चौहान काजी जियाउद्दीन को पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाकर अजमेर ले आया। बंदी बनाकर अजमेर ले आया तथा उससे धन छीन लिया। मतलब इसको पकड़ने, बंदी बनाने और ये धन छीनने के लालच में पड़ने की बजाय अगर मोहम्मद गौरी का द एंड कर देता तो हिंदुस्तान की धरती पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। ये भयंकर भूल मानी जाती है। ठीक है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स होती हैं। जैसे अपन इतने लेट आज़ाद हुए, इसमें ब्लंडर मिस्टेक किसकी थी? जैसे आप चोरी चोरा कांड पढ़ते हो, उसके बाद
गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को विड्रॉल कर लिया था। ये बहुत बड़ी भूल थी। अगर उस आंदोलन को वापस नहीं लिया जाता तो 1921 में भी हम आज़ाद हो सकते थे। उस समय वो आंदोलन, ठीक उसका कंपैरिजन 1942 के रिवॉल्यूशन से कर सकते हैं। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन, एक गाल पर थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल सामने करने वाला गांधी इस क्रांति से पहले डू और डाई का नारा दे चुका था, करो या मरो। तो ये सिचुएशन 1921 में भी आ सकती थी। तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं अपने साथ जो करवट लेने वाली हो सकती थी, तो जिनमें ये इसका धन के लालच में पड़ना, काजी जियाउद्दीन को अरेस्ट करके अजमेर लाना और उसे धन छीन कर उसको वापस भगा देना, बजाय मोहम्मद गौरी की हत्या के। ठीक है, ये ठीक ऐसे ही है जैसे अपन पाकिस्तान से रोज आतंकवादियों को पकड़ते हैं और उनको छोड़ते हैं। इतिहास अब भी वैसा ही चल रहा है, आपको बताऊं, अब भी अपनी हिस्ट्री वैसी चल रही है। इतिहास से अपन कहीं सबक नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखो, इस युद्ध के बाद गौरी का पीछा न करना, इस युद्ध के बाद गौरी का पीछा न करना चौहान की इतनी बड़ी भूल मानी जाती है, इतनी बड़ी भूल मानी जाती है कि न उसने अपने प्राण गंवाए, बल्कि हिंदुस्तान में तुर्क साम्राज्य का दरवाजा खुला छोड़ दिया। हिंदुस्तान में तुर्क साम्राज्य का दरवाजा खुला छोड़ दिया। दरवाजा खुला, तराइन का दूसरा युद्ध, दरवाजा खुला छोड़ दिया। एक सवाल इसमें पूछते हैं खांडे राव, क्या है ये? खांडेराव बांडेराव ऐसी बात कहीं की है क्या मैंने पहले? हैं? गर्दन मत हिलाओ, मैंने इस रेगिस्तान में तेल के कुएं भी बताए हैं। जोगेश्वरी, वाघेश्वरी, खांडेराव, बांडेराव, ये सब तेल के कुएं बताए। लेकिन ये खांडेराव शब्द इतिहास में यहाँ आपको मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान का प्रधान सेनापति था तराइन के प्रथम युद्ध में। तो इसमें नीचे लिख लो, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति खांडेराव था। ठीक है, देखो अभी अपन बात कर रहे थे कि इसका अटैक कहां से था, गजनी का था। यहां इसकी व्याख्या अलग अलग करते हैं। पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है वो अपनी जीत के जश्न में थी, तराइन के प्रथम युद्ध की जीत के जश्न में थी। और इसी दौरान मोहम्मद गौरी ने तुर्क, ताजिक और अफगान, ये तीन योद्धा जातियां थी, तुर्क, ताजिक और अफगान। इन लोगों को अपनी बेहतरीन योद्धा थे, अपनी सेना में भर्ती किया, अच्छा प्रशिक्षण दिया और मुल्तान और लाहौर से होते हुए वापस तराइन की ओर रुख कर लिया। तो पूरे लबादे के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे हथियारों के साथ उसने तराइन में दूसरी लड़ाई लड़ने का निश्चय कर लिया। कुछ इतिहासकार इस संबंध में एक बात लिखते हैं और उसमें पहला मत जो है वो इतिहासकार हसन निजामी का आता है। किसका आता है? हसन निजामी का। हसन निजामी ने अपनी किताब में ये लिखा है कि लाहौर पहुंचकर
उसने अपना दूत भेजा था किसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास, कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो उसका जवाब पृथ्वीराज चौहान ने यह कहा था कि आपके इस सवाल का जवाब मैं युद्ध के मैदान में देना पसंद करता हूँ। मतलब खुला अल्टीमेट उसको दे दिया था, जबकि उसे उस समय इस प्रकार की लगभग 1.25 लाख के आसपास, 1,20,000 के आसपास सैनिकों की सेना उस जमाने में मानते हैं, अच्छे घुड़सवारों के साथ, अच्छे हथियारों के साथ। ठीक है। दूसरी बात, जैसे इसका जो टाइम था वो सुबह जैसे अपन उठते हैं, कोई लोटा लेके बाहर घूमते हैं, मतलब उस समय कोई भी आदमी लड़ाई के लिए हथियार नहीं संभाल सकता। ऐसी सिचुएशन में मतलब उसने आक्रमण किया। ठीक है। तो ये स्थिति, मतलब जो इसका बड़ी चालाकी से समय का चुनाव था, वो भी पृथ्वीराज चौहान की एक हार का कारण मान सकते हैं कि सेना जो है वो फिट नहीं थी। दैनिक कार्यों में, सुबह सुबह नहाने धोने में, फ्रेश होने में इनमें लगी हुई थी। उस समय इसने अटैक किया, और अटैक करने की बात को बुलावे में रखने के लिए क्या किया, इन लोगों ने अपने कैंप में जैसे सेना और हथियारों को हटा लिया। जिस कैंप में तुर्क सेना थी वहाँ से हथियार हटाने के बाद आग लगा दी। तो पड़ोसी देखेंगे बेचारों का सब कुछ जल गया होगा, जबकि उस समय तक वो मार्च कर चुके थे तराइन के मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए। तो यहाँ दूसरा सवाल इसमें लिखो, इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार, हसन निजामी के अनुसार हसन निजामी के अनुसार लाहौर से गौरी ने अपना दूत पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा। गौरी ने अपना दूत इस सूचना के साथ, संदेश लिख लो, इस संदेश के साथ गौरी के पास भेजा कि वह गौरी की अधीनता स्वीकार कर इस्लाम कबूल कर ले। गौरी की अधीनता स्वीकार कर इस्लाम कबूल कर ले तो मैं उसे माफ कर दूंगा। जिस पर चौहान ने यह प्रतिक्रिया दी, चौहान ने यह प्रतिक्रिया दी कि या तो गौरी चुपचाप अपने देश लौट जाए, या तो गौरी चुपचाप अपने देश लौट जाए, चुपचाप अपने देश लौट जाए, या फिर युद्ध के मैदान में जवाब के लिए तैयार रहे। युद्ध के मैदान में तैयार रहे। ठीक है। इस दूसरे युद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपने को किताब में देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे ऐसी घटनाएं कई बार क्या सत्य असत्य में डाल सकते हैं, बाकी तो फैक्ट कुछ नहीं है। जैसे इसके पास 3 सेनापति थे, अच्छे सेनापति थे पृथ्वीराज चौहान के पास। उनमें से एक सेनापति युद्ध के पक्ष में नहीं था, उदयराज, जो सेना के मैदान में पहुंचने तक भी वो अजमेर में ही बैठा था। 2 सेनापति जो लीड करने के लिए गए थे, उनको चालाकी से मोहम्मद गौरी ने अपनी तरफ मिला लिया। इसके अलावा जैसे सोमेश्वर इसके पिता का नाम भी था, और सोमेश्वर नाम का इसका मंत्री भी था पृथ्वीराज चौहान का। अगर पिता नहीं मिले तो कौन होगा? मंत्री भी सोमेश्वर नाम से ही था। तो उस मंत्री को उसने तराइन के युद्ध, दूसरे युद्ध से पहले दंडित किया था और दरबार से बाहर निकाल दिया था। तो वो मंत्री यहाँ चौहान साम्राज्य के कुछ राज लेकर किसके पास जा मिला था? समझ आ गई बात? इसके अलावा जैसे कहा जाता है कि जिस घोड़े को इसने यूज किया था, है
वो घोड़ा सामान्यतः नाट्यशाला में यूज किया जाता था और वो मतलब शुभ और अशुभ का संकेत देता था। तो पृथ्वीराज चौहान जब उस घोड़े के ऊपर चढ़कर चलने लगा तो उसने आनाकानी की थी कि मैं युद्ध के मैदान में नहीं जाऊंगा, वो भी उसकी हार का संकेत। बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में लिखी हुई मिलेंगी। फिर भी आपको इस युद्ध के संबंध में 2-3 जो चीजें मोटी मोटी ध्यान में रखनी है वो आप लिखोगे। हार के कारणों में पहला सवाल आप इसमें लिखोगे प्रताप सिंह व अश्व सिंह। इसको अश्वाधिपति भी लिखा हुआ हो सकता है अश्व सिंह को, है ना, कुछ किताबों में प्रताप सिंह व अश्व सिंह। इसके कोष्टक में अश्वाधिपति लिख लेना, यह शब्द भी हो सकता है। अश्व सिंह या अश्वाधिपति एक ही बात है। को प्रलोभन देकर चौहान को युद्ध के मैदान तक बुलाया। तो वहीं से तो वो कहता है चंद्रवरदाई की यहां से अंधा करके वो गजनी ले गया था उसको, है ना। तो इन दोनों के धोखे को हार का कारण मान सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके सेनापति थे। तीसरा इसमें लिखो सेनापति उदयराज, ये तीसरा सेनापति था इसका। सेनापति उदयराज युद्ध के पक्ष में नहीं था तथा वह युद्ध के पक्ष में नहीं था तथा वह अजमेर से रवाना भी नहीं हुआ था और उससे पहले वो वहां पहुंच गया था। ठीक है, और अगला वो बचकर क्यों नहीं निकल सका, तो उसमें लिखो पृथ्वीराज चौहान द्वारा नाचने वाले घोड़े, उसका नाम यह था नाट्यरंभ। तराइन के दूसरे युद्ध में जिस घोड़े को उसने यूज किया उसका नाम क्या था, नाट्यरंभ। पृथ्वीराज चौहान द्वारा नाचने वाले घोड़े नाट्यरंभ की चढ़ाई करना, नाट्यरंभ की चढ़ाई करना, नाट्यरंभ की चढ़ाई करना। नेक्स्ट, आक्रमण का समय प्रभात सुबह 4-5 बजे। आक्रमण का समय प्रभात का होना तथा आक्रमण से पहले तुर्क सेना के खेमे में, आक्रमण से पहले तुर्क सेना के खेमे में आग लगाकर पृथ्वीराज को भ्रम में डालना, आग लगाकर पृथ्वीराज को भ्रम में डालना। पृथ्वीराज को भ्रम में डालना। देखो तराइन के दूसरे युद्ध में उसने जो 2 सेनाध्यक्ष चुने थे, एक सेनाध्यक्ष खुद था, दूसरा उदयराज था, तो वो अपने नियंत्रण में ही वहां पहुंच गया था। दूसरा सेनाध्यक्ष या सेनापति जो तो वहां पहुंचा ही नहीं था। तो तराइन के युद्ध में उसके द्वारा अपॉइंटेड 2 सेनापति थे, उनमें एक खुद कौन था, पृथ्वीराज, और दूसरा सेनापति उसका कौन था, उदयराज। 2 सेनापति उसने अपॉइंट किए थे। ठीक है, ये इसके कुछ कारण माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां देखो इस युद्ध में उसकी मृत्यु के ऊपर हमें जो मिलता है वो भी एक भ्रांति है। मृत्यु के ऊपर पूरा मतभेद अपने को मिलेगा। हार किसकी हो गई थी, पृथ्वीराज चौहान की हो गई थी। तो दूसरा जो सवाल आपको ध्यान में रखना है वो पृथ्वीराज की मृत्यु पर मतभेद, ऐसे लिख लो आप, पृथ्वीराज की मृत्यु पर मतभेद, पृथ्वीराज की मृत्यु पर मतभेद। मृत्यु पर मतभेद। क्या क्या विडंबनाएं हैं या क्या क्या
चर्चाएं हैं इस पर। तो देखो, पहली जो बात है वो ये है कि युद्ध स्थल से जब पृथ्वीराज चौहान भागने लगा तो सिरसा से इसे पकड़ा गया और इसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई और इसे अंधा करके कहाँ ले गया? गजनी की राजधानी उस समय काबुल थी। तो चाहे तो ये हो जाएगा काबुल ले गया, चाहे लिख दे गजनी ले गया, क्या फर्क पड़ता है उससे? राजधानी या राज्य गजनी था। तो अंधा करके वहां ले गया और पीछे से कौन गया था? चंद्रबरदाई। ये किस में लिखा हुआ है? पृथ्वीराज रासो में। अब पृथ्वीराज रासो ये कहता है कि इन दोनों की मृत्यु का दिन एक था। दोनों की मृत्यु का दिन एक था। और पृथ्वीराज रासो लिखी किसने है? चंद्रबरदाई ने, जब वो उसके साथ मर गया था। तो इस किताब में ये बात कैसे आई? तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो का अंतिम अध्याय या उसका क्लाइमैक्स जो है वो चंद्रबरदाई के पुत्र जिलहन ने लिखा है। ये किताब लिखी किसने है? चंद्रबरदाई ने, और इसको पिता की मृत्यु के बाद जिलहन ने पूरा किया है। तो चलो, एक इशू ये होता है कि किसने लिखा, तो इसके मामले में तो अपने सामने ये बात आ जाती है कि इसको पूरा किसने किया है? जिलहन ने किया है। तो इस संबंध में क्या कहा जाता है? इस संबंध में ये कहा जाता है कि जब इसको गजनी ले गए, अंधा करके ले गए, तो मरने से पहले इन दोनों ने एक दूसरे को कटार घोंपी थी। पृथ्वीराज रासो ये कहती है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को और पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई को कटार घोंपकर एक दूसरे का जीवन समाप्त किया था। और इससे पहले मोहम्मद गौरी को किसने मार दिया था? पृथ्वीराज चौहान ने। अब विवाद कहाँ उठता है? पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु तो पंजाब के खोखरों के आक्रमण में हुई थी। ये प्रमाणित बात है। मोहम्मद गौरी की हत्या जो है वो खोखरों द्वारा की गई थी। इसका मतलब जो किंवदंतियाँ या जो कथानक पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है वो विश्वास करने योग्य नहीं है। फिर भी कहते हैं कि ये तुकबंदी का बहुत अच्छा कवि था। तो जब जिस पंडाल के अंदर अंधे पृथ्वीराज चौहान को खड़ा कर रखा था, पृथ्वीराज चौहान अच्छा निशानेबाज था, ठीक है, और उसके हाथ में अब भी बाण था। अंधा करने के बाद भी उसके हाथ में क्या था? बाण था। और जिस आसन के ऊपर मोहम्मद गौरी उसके सामने बैठा था उसका नाप या पैमाना बताया चंद्रबरदाई ने तुकबंदी से। और वो पैमाना क्या था? 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण। 4 बांस जरीब का माप होता था। 4 बांस 24 गज और 8 अंगुलियां, ठीक है। ता ऊपर सुल्तान है, मतलब आपसे इतनी हाइट पर कौन है? सुल्तान बैठा है। मत चूके चौहान, मतलब उसने नाप बताया और वहां से उसने बाण चलाया, ठीक है। ये घटनाक्रम। तो देखो, यहां कहा जाता है कि पीछे से उसको अंधा करके ले जाने के बाद में गजनी पहुंचकर अपने शब्दभेदी बाण किसने चलवाए? चंद्रबरदाई ने, ठीक है। ये चीज किस में लिखी हुई है? पृथ्वीराज रासो में। इसके अलावा जैसे हसन निजामी जो मोहम्मद गौरी के टाइम का प्रसिद्ध लेखक था, इसके अलावा अबुल फजल कौन था? अकबर का दरबारी। उसने भी इस संबंध में लिखा है। तो उसने ये लिखा है कि इस युद्ध के बाद में लंबे समय तक मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में ही कैद करके रखा। वो गजनी लेके नहीं गया था। तथा सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में उसकी हत्या अजमेर में ही कर दी गई थी। अबुल फजल आईने अकबरी में ये बात लिखता है, जो अकबर का दरबारी था। और हसन निजामी इतिहास में जिसके परमाणु को अच्छा माना जाता है, वो भी ये कहता है कि उसको वहाँ गजनी लेके नहीं गया था वो। तो इस प्रकार जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको मोटे तौर पर ध्यान में रखनी है। तो
तो इसमें मृत्यु पर जो है वो लिखो क्या है। नंबर 1, मिनहाज उल सिराज के अनुसार, पहला है मिनहाज उल सिराज के अनुसार, मिनहाल उल सिराज के अनुसार, उल सिराज के अनुसार जैसे ही पृथ्वीराज चौहान युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ, युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ, उसे सिरसा से पकड़कर वहीं हत्या कर दी गई। मतलब सिरसा में ही मार दिया गया था, सिरसा से पकड़कर वहीं हत्या कर दी गई। दूसरा है हसन निजामी व अबुल फजल के अनुसार, हसन निजामी व अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार उसे अजमेर में कैद रखा गया। अजमेर में कैद रखा गया तथा सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में, तथा सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में, षड्यंत्र रचने के आरोप में, रचने के आरोप में वहीं उसकी हत्या की गई। अजमेर में ही वहीं उसकी हत्या की गई। ठीक है। और चंदबरदाई के अनुसार, चंदबरदाई क्या, पृथ्वीराज रासो लिखोगे क्योंकि चंद्रबरदाई तो इसकी मृत्यु के बाद लिखने के लिए बचा ही नहीं था ना। इसमें लिखो पृथ्वीराज रासो के अनुसार। चंदबरदाई लिखना गलत हो जाता है यहाँ। ये बात लास्ट का जो पंक्तियां वो जिलन ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी चौहान को कैद करके गजनी ले गया, गजनी ले गया तथा वहां जब चौहान ने अपनी आंखें नहीं झुकाई, वहां भी जब चौहान ने अपनी आंखें नहीं झुकाई तो गौरी ने उसकी आंखें फुड़वा दी। आंखें फुड़वा दे। उसके पश्चात चंद्रबरदाई वहां पहुंचता है। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्रबरदाई वहां पहुंचता है तथा अपने शब्दभेदी बाण चलाने के लिए पृथ्वीराज से कहता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को कटार घोंपकर जीवन समाप्त कर लेते हैं। इसके पक्ष में आज की डेट में अपन कुछ देखें, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर भी इसके पक्ष में एक छोटी सी बात हमारे सामने आती है। चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान की छत्रियां कहाँ हैं? काबुल में। उस समय गजनी की राजधानी कौन थी? काबुल थी। ठीक है ना। तो इसके नीचे तीर का निशान लगा के चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज चौहान की छत्रियां काबुल कोष्टक में गजनी। काबुल आज की डेट में अफगानिस्तान की राजधानी है।
अब इससे संबंधित और क्या सवाल आपसे पूछ सकते हैं? तो देखो, मुख्य चीज जो है वो आप इसके संबंध में एक तो साहित्यकारों की या विद्वानों की अपन बात करते हैं। अगर विद्वानों की बात करें पृथ्वीराज चौहान के समय की, तो यहाँ चंद्रबरदाई के दरबारियों में जयानक, वागीश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्व स्वरूप, आशाधर और पद्मनाभ, इनमें से 2 का नाम देके, 3 का नाम देके, 1 का नाम देके पूछ सकते हैं कि ये कौन थे। तो ये सब कौन थे? अब आप मुझे एक बात बताओ कि चंद्रबरदाई का नाम क्या था? हैं? चंद्रबरदाई का नाम क्या था? नहीं पता? पृथ्वी भट्ट। इसका मूल नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। और कौन था ये पूछते हैं तो चंद्रबरदाई नहीं पूछते हैं। क्या पूछते हैं? पृथ्वी भट्ट ही पूछते हैं। बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं, जैसे आप पेंटिंग स्कूल्स में पढ़ते हो, बनी ठनी। अब बनी ठनी क्या थी? बनी ठनी कौन थी? हैं? कल्पना थी या वास्तव में कोई पात्र थी? कल्पना आधारित। पक्की बात है। उसका मूल नाम क्या निकाला था उसने, सावंत सिंह ने? हैं? सावंत सिंह ने बनी ठनी का कोई मूल नाम निकाला था? बनी है? अरे मोनालिसा तो उसकी है, लियोनार्डो दा विंची की आर्ट है ये। विश्व में फोटोग्राफी और पिन होल कैमरे, आज अपन जो कैमरा है ना, चाहे मोबाइल में है चाहे कैसे भी लेके घूमते हैं, कैमरे का आविष्कारक और फोटोग्राफी का आविष्कारक अपन किसको मानते हैं? लियोनार्डो दा विंची को। और उसने जो अब तस्वीर बनाई थी वो आज भी विश्व में अपना परचम कायम किए हुए है। मोनालिसा की तस्वीर को आप थोड़ी देर के लिए देखते रहोगे तो उसकी खास बात क्या है? अगर 10-12 सेकंड तक आप लगातार देखोगे, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे उस तस्वीर की आंखों से खून टपक रहा है। इतनी बेहतरीन पेंटिंग या फोटोग्राफी आज तक किसी ने नहीं की। तो राजस्थान की जितने पेंटिंग स्कूल्स में जितने डायग्राम या चित्र बने, उनमें अगर लगातार देखने से कोई बदलाव अपने को दिखाई दे सकता है तो किस में दे सकता है? बनी ठनी शैली के चित्रों में दिखाई दे सकता है। तो बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा क्यों कहते हैं? समझ रहे हो ना आप? कई बार अपने इसमें भी आता है ना कि जैसे मोबाइल में मैसेज आता है कि इस तस्वीर को आप थोड़ी देर देखते जाइए, मतलब उसमें मोनालिसा पाई जाती है। हैं? तो यहां विद्वानों में नाम लिख लो, चंद्रबरदाई, और कोष्टक में ये नाम लिख लेना। उसके दरबारी विद्वान कौन थे? चंद्रबरदाई के कोष्टक में क्या लिखोगे? पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट। दूसरा आप इसमें लिखो जयानक। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी, तो इसके कोष्टक में पृथ्वीराज विजय लिख सकते हो। चंद्रबरदाई का तो लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में वागीश्वर, वागीश्वर, जनार्दन, जनार्दन, विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, विश्वरूप, आशाधर और पद्मनाभ। पद्मनाभ ये कौन थे? उसके दरबारी विद्वान थे। तो कई बार ऐसा जैसे दे दिया कि निम्न में से कौन थे, ग्रुप बना के दे देते हैं, या कौन नहीं था, 3 इनमें से दे दिया, कोई और दे दिया, तो इस हिसाब से आप इसको ध्यान रखेंगे। एक सवाल, जैसे इनके टाइम में आज जो अफगानिस्तान है उस समय का क्या था? गजनी था। और
वर्तमान में वहाँ का जो संजरी शहर है, अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ से एक संत मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। वो संत कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है क्या? ख्वाजा जो अजमेर की दरगाह है। अब देखो यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है, वो यहाँ आ गया था संत, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, ये जो उसके दासों ने राज किया दिल्ली से, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन्होंने राज किया ने। तो जहाँ वो संत रह रहा था, अजमेर की दरगाह जहाँ आज है, उस दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और वहाँ जिस संत की पीठ स्थापित की गई वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अफगानिस्तान से आया था वो। समझ में आ गई ना बात? ये दोनों सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें लिखो मोहम्मद गौरी के साथ संजरी, कोष्टक में अफगानिस्तान लिख दो और गजनी लिख दो। उस समय का गजनी और आज का अफगानिस्तान। संजरी कोष्टक में अफगानिस्तान ओब्लिक गजनी के संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए, भारत आए तथा इनकी कर्मस्थली अजमेर दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कर्मस्थली पर अजमेर दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया, इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। देखो, दो बड़े विचारकों पर जो सवाल सामने आया है, एक तो है इसका आश्रित दरबारी, आश्रित दरबारी, और एक इसका आश्रित मित्र दरबारी। तो जयानक और चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट, तो ये दरबारी होने के साथ साथ इसका क्या था? खास मित्र था। लास्ट तक वो, मतलब जैसे पृथ्वीराज रासो को मान लें तो लास्ट में उसने प्राण भी अपने साथ ही छोड़े थे। तो आश्रित दरबारी मित्र कौन था? पृथ्वी भट्ट या चंद्रबरदाई था। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसमें एक बार पूछ लिया था। इसके अलावा आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है, तो कुछ चीजें स्पेशली हैं, वो लिख लो। नंबर 1, नीचे नंबरिंग लगा दो। पृथ्वीराज चौहान अत्यधिक प्रतिभावान व रहस्यमयी शासक थे। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान अत्यधिक प्रतिभावान एवं रहस्यमयी शासक थे। ऐसा कौन लिखता है? डैश करके डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन लिखता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। दूसरा सवाल, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इसको हेडिंग बना लो, ठीक है ना, और इसके आगे डैश करके लिखो भाट कवि पृथ्वी भट्ट द्वारा रचित। इसके बारे में कुछ चीजें लिखाऊंगा मैं एक साथ। भाट कवि पृथ्वी भट्ट द्वारा रचित महाकाव्य,
महाकाव्य। दूसरा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, जिसे पूरा चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन द्वारा किया गया। जिसे पूरा चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन द्वारा किया गया। जलहन द्वारा किया गया। अगला सवाल इसमें लिखेंगे, 2500 पृष्ठ के इस ग्रंथ में कुल 69 अध्याय हैं। 2500 पृष्ठ के इस ग्रंथ में कुल 69 अध्याय हैं। 69 अध्याय हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसे राजस्थान का पहला महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। इसे राजस्थान का पहला महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट, इसकी सबसे पुरानी प्रति वर्तमान में, इसकी सबसे पुरानी प्रति वर्तमान में बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में है। बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में है। बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में है। राजकीय पुस्तकालय में है। राजकीय पुस्तकालय में है। ठीक है। अब इसमें तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इससे देखो कुछ चीजें, तराइन के सेकंड युद्ध के बाद यहाँ कुछ चीजें आपको आगे वाले चैप्टर का रास्ता दिखाएंगे, क्या होता है इसके बाद में। ठीक है। तो पहला सवाल, तुर्क साम्राज्य की स्थापना या गद्दी कहाँ हुई थी? दिल्ली में स्थापित हुई थी, आपको पता है। तो अजमेर दिल्ली से दूर था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अजमेर उस समय पूर्णतया कब्जे में नहीं आया था उनके, तो अजमेर को पूरी तरह से कब्जे में किया और यहाँ के हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट किया। नसियाँ जैन मंदिरों को कहते हैं। नसियाँ किसको कहते हैं? जैन मंदिरों को। और अजमेर की नसियाँ बहुत विख्यात हैं। अजमेर की नसियाँ बहुत विख्यात हैं। तो अजमेर के हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़वाने का काम किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इस युद्ध के बाद में पूर्णतः अजमेर को जीतने का काम भी किसने किया था? ये उसका गुलाम था। गौरी तो वापस चला गया था। तो आप इसमें लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में अजमेर को पूर्णतः जीतकर यहाँ के हिंदू व जैन मंदिरों को नष्ट किया। यहाँ के हिंदू व जैन मंदिरों को नष्ट किया। ठीक है। तराइन का युद्ध पूरा होने के बाद में पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई था, जिसको इतिहास में हरिराज या हर्राज, अलग अलग किताबों में हर राज के नाम से मिलता है। देखो, तराइन इधर पड़ता है, अजमेर इधर पड़ता है। तराइन में लड़ाई होने के बाद उसने अजमेर को बचाने के लिए प्रतिरोध किया, और जब नहीं बचा पाया तो अंत में इसने क्या कर दिया? आत्मदाह कर लिया, आग में कूद गया ये। तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद जो यहाँ अजमेर को बचाने का रेसिस्टेंस किया, वो किसने किया? हर्राज ने। तो दूसरा सवाल आप इसमें लिखो, पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने अजमेर की रक्षा का प्रयास किया रक्षा का प्रयास किया, लेकिन विफल होने पर देखो, दो तरह की बातें इसके बारे में मिलती हैं। विफल होने पर, इसको एक साथ ही कर लो, आत्मदाह या रणथंभोर गमन।
कर लिया। दोनों बातें मिलती हैं। ज़्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि इसने आत्मदाह कर लिया था, लेकिन सवाल ये है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद उसकी किसने किया था? तो उसके छोटे भाई हरिराज ने ऐसा किया था। ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरी बात लिखो, दिल्ली तुर्कों के अधीन हो गई। यह भी इस युद्ध का परिणाम है। दिल्ली तुर्कों के कब्जे में चली गई। दिल्ली तुर्कों के कब्जे में चली गई। तुर्कों के कब्जे में चली गई। ठीक है। और लास्ट बात जो अगले चैप्टर में लेके जाएगी वो है पृथ्वीराज के तीसरे पुत्र गोविंदराज ने, पृथ्वीराज के तीसरे पुत्र गोविंदराज ने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली। तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप 1194 ईस्वी में ही, जिसके परिणाम स्वरूप 1194 ईस्वी में ही उसे रणथंभौर का राज्य दे दिया गया। उसे रणथंभौर का राज्य दे दिया गया। रणथंभौर का राज्य दे दिया गया। तो अजमेर का चैप्टर खत्म हो गया। नीचे नोट लिखोगे, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भी राजस्थान के इतिहास से, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भी, या इस तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भी चौहानों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ क्योंकि अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद भी लगभग एक शताब्दी तक रणथंभौर, जालोर, नाडोल, चंद्रावती व आबू में चौहान शाखाओं ने शासन किया है। चौहान शाखाओं ने शासन किया। ठीक है। तो सीधा इस हिस्ट्री को अपन ने कहाँ लाके छोड़ दिया है? रणथंभौर में। तो देखो, पहला सवाल, चौहानों की रणथंभौर शाखा के जनक हैं। चौहानों की रणथंभौर शाखा के जनक कौन है? गोविंदराज। यहां से हम किसकी स्टार्टिंग करेंगे? रणथंभौर शाखा की स्टार्टिंग करेंगे।